नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा की शुद्धता के नियमों की जानकारी हमें देता है। परिभाषा यदि हम इसकी कहें तो हमने याद भी की है, पहले पढ़ा भी है कि कैसी होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना बोलना हमें सिखाता है। व्याकरण के प्रमुख 3 विभाग माने गए हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। आज इस वीडियो में हम वर्ण विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की वह लघुत्तम इकाई होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। उसे वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। इसको और क्या कह दिया जाता है? ध्वनि, क्योंकि ये सबसे छोटी ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये स्वतंत्र होती है। इसको एक एक शब्द के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम, ये क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। इसके अंदर 2 अक्षर हैं, रा जमा मैं। ये क्या हो गए? इसके अंदर अक्षर, 2 अक्षर हो गए। इसमें 4 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां हैं। र जमा आ जमा म जमा अ। ये 4 ध्वनियां, कितनी ध्वनियां हैं? ये 4 ध्वनियां हैं जो क्या है? वर्ण कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वर्ण कहलाएंगी। इनसे बना अक्षर और अक्षर से बना शब्द। देखो, राम के हमने टुकड़े किए, राजमा मैं बन गया, लेकिन अब इनके हमने टुकड़े कर दिए ऐसे। इनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए ये क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अब बात आती है वर्ण के भेदों की। वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भेद हैं इसके, स्वर और व्यंजन। जो स्वर और व्यंजन को क्रमानुसार जब हम लिखते हैं, जब हम याद करते हैं सभी वर्णों को, उस व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। उस व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। आज हम बात करते हैं स्वर और स्वर की परिभाषा और स्वर का वर्गीकरण और स्वर की मात्रा के बारे में, जिसका प्रयोग जो है वो व्यंजनों के साथ होता है। स्वर क्या होता है? पहले हम ये बताएंगे स्वर क्या होता है। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण लगातार और स्वतंत्र रूप से बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता के किया जा सकता है। कैसे लगातार किया जा सकता है? स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हमारे 11 स्वर हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्वरों का जो रूप, स्वरों के जो चिन्ह हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं उसे मात्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जो मैंने इनके साथ ही लगाई हुई है, जैसे ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा, ये ई की मात्रा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये सारी मात्राएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हम देखें कि व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे पहला ही व्यंजन लेते हैं क, ऐसे लिखा होता है। इसको यदि हम ए की मात्रा लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा, ये इसको पूर्ण रूप में कर देगा। ऐसे कोई मात्रा ए की नहीं होती। फिर आगे देखिए, इसका क्या रूप बन जाएगा? का। फिर क्या बन जाएगा? की, कु, कु, क्री, के, कई, को और कव। विसर्ग यदि हम लगा देंगे इनके आगे तो ये भी बन जाएगा। इनको पीछे नहीं लिखा जाता, क्रमानुसार जब इनको ऐसे लिखते हैं 12 खड़ी में, तो जो अनुस्वार और विसर्ग हमारे स्वरों के साथ जो लिखे जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, जिनको अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अयोग वाह वर्ण। अयोग यानी कि इनका जो है योग नहीं का एहसास दिलाता है, या के बिना योग मतलब जोड़।
जिनका जोड़ नहीं होता किसके साथ, ना ही स्वरों के साथ है और ना ही व्यंजनों के साथ, लेकिन पूरी वर्णमाला में इनका जोड़ होता है। ये वहन करते हैं यानी ढोए जाते हैं किसके द्वारा, स्वरों के द्वारा भी और व्यंजनों के द्वारा भी। स्वरों के साथ लिखे जाते हैं और व्यंजनों के साथ ये बोले जाते हैं। उच्चारण का व्यंजनों के साथ होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया है और करके देखा है कि स्वरों को मात्रा के रूप में या चिन्हों के रूप में हम कैसे व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हमने स्वर के वर्गीकरण की। क्या, स्वर के वर्गीकरण की, स्वर के भेदों की। जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो कई आधारों पर होता है बच्चों। आज हम बात करेंगे स्वरों के उच्चारण के आधार पर या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय या फिर मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय और मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो इनके भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं, पहला होता है मूल स्वर। कौन सा होता है, मूल स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर भी इनको कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कौन सा होता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, इनसे बड़े होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। मूल स्वर यानी कि जो मेन मुख्य होते हैं, प्रमुख होते हैं, इनसे मिलकर इनसे दीर्घ का निर्माण होता है। तो ये होते हैं हमारे पास 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। या परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन से होते हैं 4, अ, ई, उ और री। ये 4 जो है वो हमारे मूल स्वर होते हैं। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में क्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। और इनमें समय कितना लगता है, 2 मात्राओं का। 2 मात्राओं का समय इनमें लगता है। या हम इसको कह सकते हैं वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो इनसे अलग हमारे बच गए वो कौन से हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। जैसे कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 क्या है, हमारे दीर्घ स्वर हैं। संस्कृत में एक और भेद माना गया है, हिंदी में 2 ही माने गए हैं। उसको कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। यदि परिभाषा हम इसकी देखें तो इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, जो बीच में लगाया जाता है, वो ये होता है। ठीक है, इसको जैसे हम लिखते हैं, मंत्रों का उच्चारण जब हम करते हैं, संस्कृत में करते हैं ज्यादातर मंत्रों का उच्चारण, इसमें इसका प्रयोग जब होता है या फिर संगीत गायन शैली में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे हम ओम बोलेंगे तो इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इसको लगाएंगे। इसकी ध्वनि जैसे ओ की ध्वनि है वो लंबी चली जाएगी, ओ की ध्वनि क्या है वो लंबी चली जाएगी और फिर मैं बोला जाएगा ओम, ऐसे। इस प्रकार ये प्लुत स्वर की परिभाषा हो जाती है। अब देखते हैं, हमने मूल स्वर हमने पढ़ लिया कौन से, हमारे अ, ई, उ और री। इनकी संख्या 4 होती है। इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अब दीर्घ स्वरों का निर्माण कैसे होता है, इस बात के बारे में अभी हम जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं कि कैसे इनका निर्माण होता है। ये तो याद ही रखना आपने कि ये जो भेद हैं हमारे वो किसके आधार पर हैं, उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वरों की। दीर्घ स्वरों का निर्माण यानी कि कैसे बने। ठीक है, देखते हैं। दीर्घ स्वर पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे कौन से अलग से नीचे लिख लेते हैं, आ,
ठीक है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किससे मिलकर बनते हैं। ये बना है ए जमा अ से, ये बना है ई जमा ई से, ये बना है उ जमा ऊ से, यानी कि हर्षो मिलकर दीर्घ बना दिया। अब बात आती है यहाँ पर, यहाँ पर ये अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार से मिलते हैं और एक नए शब्द, एक नए स्वर का निर्माण होता है। अ या आ इसमें जुड़ जाता है ई या फिर ई और निर्माण हो जाता है ए का। इसके बाद इस नियम के अंदर, इस गुण के अंदर क्या हो जाती है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। वो कैसे, अ या फिर आ के अंदर हम ए को मिला देते हैं तो ये बन जाती है हमारी ऐ। फिर बात आती है ओ की, अ का ही परिवार यहाँ पर आकर साथ में मिल जाता है ऊ का परिवार और बन जाता है ओ। इस गुण के अंदर, ये भी एक गुण या नियम जो ये बना, इसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उस वृद्धि के अनुसार जैसे अ या फिर आ, इसके अंदर हम किसको मिलाएंगे, ओ को मिलाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ज्यादातर हम क्या सोच लेते हैं कि जैसे ये बना है हमारा ए तो ओ मिलने से औ हो जाता होगा, ओ का मिलने से क्या हो जाता होगा, औ बन जाता होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये इनके नियम होते हैं, इनकी संधि होती है। इसी कारण इनको, जो ये चार वर्ण हैं ए ऐ ओ औ, इनको क्या कह दिया जाता है, सभी को सांध्य स्वर, क्योंकि इनमें संधि होती है। सांध्य स्वर या फिर इनको संयुक्त स्वर, क्योंकि ये जोड़ने से बनते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कह दिया जाता है। ये तो हमने दीर्घ स्वरों के निर्माण के बारे में जानकारी हासिल की कि दीर्घ स्वरों का निर्माण कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं, हमने कहा था एक बात अभी कि स्वर, जब स्वरों की परिभाषा हमने पढ़ी थी, हमने क्या कहा कि स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से होता है यानी कि उनको अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी व्यंजनों की जरूरत नहीं होती। फिर हमने कहा कि स्वरों का जो उच्चारण है वो लगातार होता है। कैसे होता है, लगातार होता है, यानी कि ए को जब आप बोलना शुरू करोगे, लास्ट तक जब तक आप बोलोगे ए की ध्वनि ही आएगी। इसी प्रकार आ को बोलोगे तो आ की ध्वनि ही आएगी। अगर आप ई को बोलोगे तो ई की ध्वनि ही आएगी। अगर आप ऐ बोलते हो तो ऐ की ध्वनि ही अंतिम तक, अंत तक, जहां तक आप बोलते हो आती है। लेकिन इस नियम को, इनमें एक स्वर है जो पूरा नहीं करता और वो स्वर है हमारा री। इसीलिए कुछ भाषाविद जो है इसको उच्चारण की दृष्टि से अलग निकाल देते हैं। और स्वरों की संख्या, वैसे तो स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 11। लेकिन कुछ भाषाविद कहते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, 10। क्यों, क्योंकि उन्होंने किसको निकाल दिया, री को। उसका कारण क्या बताया है कि जब हम री का उच्चारण करते हैं तो ये अपनी मूल ध्वनि को छोड़कर अंत में ई की आवाज आती रहती है। जैसे री को बोलेंगे री, ई की आवाज आती है, अपनी आवाज को ये छोड़ देती है। वैसे इसकी खुद की आवाज ये होती है। ज्यादातर प्रयोग भी करने लगे हैं, इसको ऐसे भी लिखने लगे हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों में ज्यादा री का ही प्रयोग होता था, हिंदी में बहुत ही कम होता है बहुत ही कम होता है। इस प्रकार री जो स्वर है वो स्वर की परिभाषा की जो हमने विशेषताएं रखी हैं उनमें से एक विशेषता को पूरा नहीं करता, इसीलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या मान ली जाती है 10। लेकिन एक बार बीएड में पूछा गया था, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि वहां पर पूछा गया कि कुल संख्या स्वरों की, किसकी, स्वरों की कुल संख्या, और ऑप्शन में उन्होंने 13 सही लगाया हुआ था, यानी कि उसके अंदर क्या जोड़ दिया, ये जो
अयोग वह वर्ण है उनको भी उसमें जोड़ दिया गया था। तो ये परंपरागत रूप में मानी जाती थी, पहले मानी जाती थी। अब स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। यदि आपसे कुल संख्या पूछ ली जाए, कुल जो लिखे जाते हैं, क्योंकि जब हम सभी वर्णों का जो योग करते हैं उसमें इनको गिना जाता है तो 13 हो जाती है, उच्चारण के आधार पर 10 हो जाती है। वैसे स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वरों के बारे में जानकारी हासिल जो हुई है वो हमने की है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। आगे वाली वीडियो में हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, यानी कि स्वरों को बोलते हुए हमारी जिह्वा का क्या जो जिह्वा है वो कैसे सहायक होती है इनको बोलने में, उसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।